Hello friends, this is Pushkar Tiwari. Welcome back to my YouTube channel. So let's discuss about the chapter number 1, that is unit 1, management concept and organizing behavior, which is AKTU MBA first semester of first paper. Okay, so let's discuss about what is management. Management क्या है? Management is the art of getting things done through others efficiently and effectively। यानी कि मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी से काम करवाना इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, यह मैनेजमेंट है। सो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेस। व्हाट इज़ रिसोर्सेस? पीपल, फाइनेंस, मटेरियल, इंफॉर्मेशन। क्यों? To achieve the organizational goal effectively and efficiently. So let's discuss what is the meaning of effectively and efficiently. Effectively का मतलब होता है कि completing the task within time, no matter whatever the money is required for completing this task. And whereas efficiently means completing the task with less money and यूजिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कम रिसोर्सेज का उपयोग करके मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना और कम कॉस्ट में है, तो उसको हम लोग एफिशिएंट बोलेंगे। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक नंबर 2, दैट इज़ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट। यानी कि पहले के समय में, पास्ट में मैनेजमेंट की कैसे प्रैक्टिस की जाती थी और आज के समय में, प्रेजेंट में कैसे मैनेजमेंट यूज़ किया जा रहा है। सो पास्ट में मैनेजमेंट वाज ऑफन ऑटोक्रेटिक विथ टॉप डाउन कंट्रोल एंड लिटिल वर्कर इन्वॉल्वमेंट। पहले मैनेजमेंट में होता था कि कुछ ही लोगों के हाथों में पावर रहती थी और कम वर्कर्स लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाता था। यानी कि कभी भी कोई भी काम करना हो गया या फिर कोई भी डिसीज़न मेकिंग हो गया, उसमें वर्कर लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। हमेशा टॉप लेवल के जो लोग हैं वही इन्वॉल्व होते थे डिसीज़न मेकिंग के लिए। ये पास्ट में होता था और वहाँ पर फोकस किया जाता था एफिशिएंसी पे और प्रोडक्शन पे। यानी कि वो लोग क्या करते थे कि कम कॉस्ट में, कम समय में प्रोडक्शन करते थे ताकि उनको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। बट आज प्रेजेंट में क्या है कि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव इन्वायरमेंट हो गया है। यहाँ पर सजेशंस दिए जाते हैं वर्कर्स लोगों के और टीम वर्क पे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, कोलैबोरेट किया जाता है वर्कर्स के साथ में और टॉप लीडर के साथ में और इंडस्ट्री लीडर के साथ में। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की बात होती है। यहाँ पर फोकस किया जाता है क्वालिटी के ऊपर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और इनोवेशन में प्रेजेंट में। ओके, सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट। सो टॉप लेवल में कौन आते हैं? सीईओ हो गए, सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। ये क्या करते हैं? सारे ओवरऑल डायरेक्शन और स्ट्रेटजी फ्रेम करते हैं। स्ट्रेटजी कौन फ्रेम करता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सीईओ हो गए, डायरेक्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में हमारे मैनेजर्स लोग आ गए जो कि स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को। और मिडिल लेवल मैनेजर में ये रहता है कि जो स्ट्रेटजीज टॉप लेवल फ्रेम कर रहा है, डिसीजन मेकिंग कर रहा है, उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके बिलो में जो मैनेजर है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ओके, अभी बात करेंगे हम लोग फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट की। फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में हम लोग के सुपरवाइजर्स लोग आ गए, टीम लीडर्स लोग हो गए जो कि ओवरसी करते हैं डे टू डे ऑपरेशन और डायरेक्ट एम्प्लॉयज़। यानी कि जो डेली वर्किंग एक्टिविटीज़ हो गई ऑर्गेनाइजेशन में और जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस हो गई और जो छोटे मोटे लेबर्स लोग काम कर रहे हैं इनको देख रेख करना
क्या रिसोर्सेज आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ऑर्गेनाइजेशन से कौन से रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं, उन सब की देख रेख करना ही फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है। ओके, अभी हम लोग बात करेंगे मैनेजरियल स्किल्स के बारे में। मैनेजरियल स्किल्स कौन क्या क्या होती हैं एक मैनेजर के पास में। ओके, सो मैनेजर के पास में टेक्निकल स्किल होता है, ह्यूमन स्किल होता है और कॉन्सेप्चुअल स्किल होता है। टेक्निकल स्किल्स में क्या रहता है, यहाँ पर टूल्स और टेक्निक्स यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक फील्ड में। जैसे कोई आईटी बैकग्राउंड का बीटेक किया हुआ है तो वो अपनी टेक्निक्स और टूल्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का उपयोग करके कोई भी मैनेजरियल डिसीजन ले रहा है, टेक्निकल रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, तो उसको हम लोग टेक्निकल स्किल्स कहेंगे। अभी बात करेंगे ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल में साइकोलॉजी से रिलेटेड हो गया, यानी कि जो ह्यूमन अपनी स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट वर्क इफ़ेक्टिवली विद पीपल, यानी कि लोगों को समझना और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, थॉट्स को शेयर करना और वर्कर्स लोगों के साथ में इफ़ेक्टिवली वर्क करना। तो ये एक ह्यूमन स्किल्स हो गई, यानी कि कैसे बिहेव करना हो गया, एटीट्यूड क्या होना हो गया, एटीट्यूड कैसे रहेगा काम करने को लेकर के, परसेप्शन क्या रहेगा वर्क को लेकर के कि कितना वर्क कर रहे हैं, वर्क को कैसे देख रहे हैं, ज़्यादा काम है कि कम काम है। तो ये एक ह्यूमन स्किल्स हो गई। अभी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बात करें तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में होता है कि एबिलिटी टू सी द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एंड अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट फिट टुगेदर। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में ये रहता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल कैसे देखते हैं, उसकी स्ट्रेटजी परफॉर्म कैसे करते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स जनरली टॉप लीडर्स से रिलेटेड होती है। यहाँ पर पूरे बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे डिपार्टमेंट्स हो गए, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सारे डिपार्टमेंट को देखने के लिए हमारे पास अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए। अभी हम लोग मैनेजरियल फंक्शंस की बात करेंगे। मैनेजर्स क्या क्या फंक्शन करते हैं। ओके, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या हो गया। तो सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। हर एक मैनेजर क्या करता है, सबसे पहले प्लान करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि वो गोल सेट करेगा क्या गोल होना चाहिए। अभी गोल नहीं होगा तो उस मैनेजर का कोई काम ही नहीं रह जाएगा। सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले गोल हम लोग सेट कर लेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि कैसे हम उस गोल को अचीव करना है। यानी कि प्लानिंग में क्या है, गोल को सेट करो और अचीव करना है हमको। उस गोल को कैसे डिटरमाइन करना है कि कैसे हम लोग अचीव करेंगे। ठीक, दूसरा स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में रहता है जैसे हम लोग गोल पहले स्टेप में सेट कर लिए हैं, अभी उस गोल से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम लोग अरेंज करेंगे। जैसे कोई भी फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें सेट करते हैं कि इस फंक्शन का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या गोल होगा। वो सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक शादी का फंक्शन हो गया, उसमें हम लोग ये ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है तो उसमें हम लोग रिसोर्सेज अरेंज करवाते हैं, मनी अरेंज करवाते हैं और पीपल्स लोगों को अरेंज करवाते हैं, कितने स्टाफ हैं, कितने वेटर्स हैं, उन सारे लोगों को हम लोग अरेंज करवाते हैं ताकि वो लोग हेल्प करें गोल को अचीव करने के लिए। तो वो सारी एक्टिविटीज़ क्या हैं, हेल्प करेंगी गोल्स को अचीव करने के लिए। उसको हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। फिर आ जाता है लीडिंग। तो लीडिंग में रहता है कि मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना पीपल को उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक, कभी कभी गोल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, उनको सिखाना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है और डायरेक्शन देना पड़ता है कि आप इस गोल को अचीव करिए। लीडिंग में रहता है कि हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं खुद की कम्युनिकेशन स्किल्स से ताकि वो गोल को
अचीव कर सके। एंड लास्ट पार्ट कंट्रोलिंग। अभी डायरेक्ट कर दिया, लोग काम तो कर रहे हैं, बट जो गोल सेट किया गया है और जो एक्चुअल में लोग काम एक्चुअल में कर रहे हैं, कभी कभी उन दोनों के बीच में डिफरेंस आने लगता है। तो वहाँ पर ये डिफरेंस कैसे पता लगता है? उनकी परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए तो वहाँ पर हमें उसको कंट्रोल करना पड़ता है, सूटेबल एक्शंस और डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि कंट्रोल लिया जाए, यानी कि करेक्टिव एक्शंस लिए जाते हैं वहाँ पर। ठीक, तो ये मैनेजरियल फंक्शन होगा। मैनेजरियल फंक्शन यानी कि प्लानिंग करेंगे सबसे पहले, फिर उन प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनको ऑर्गेनाइज करना हो गया, फिर हम लोग लीडिंग करते हैं एंड देन कंट्रोल करने का पार्ट हो गया। ठीक, अब सिक्स्थ पार्ट क्या है? केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ हम लोग यूज़ करते हैं मैनेजमेंट को डिफ़ाइन करने के लिए, मैनेजमेंट सिचुएशंस को डिफ़ाइन करने के लिए। अभी हम लोग केस स्टडीज़ की बात करें तो बहुत सारे मैनेजमेंट गेम्स होते हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, ताकि हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि मैनेजमेंट कैसे करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज़ करते हैं केस स्टडीज़ में, मैनेजमेंट की सिचुएशंस में, दैट आर यूज टू एनालाइज प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए, उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए। अभी हमारे पास प्रॉब्लम होगी तभी तो हम उसका सल्यूशन बना पाएंगे। अभी प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई ही नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी तो सल्यूशन भी नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या काम है, आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, एनालाइज करो प्रॉब्लम को, फिर उससे रिलेटेड सल्यूशंस को डेवलप करो। तो इन 3 पॉइंट की मदद से हम लोग मैनेजमेंट के सिचुएशंस को एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, रियल लाइफ वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल्स फ्रेम करेंगे, तब जा कर के हम लोग मैनेजमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये क्या है? ये केस स्टडीज़ है। ओके, अभी प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्लानिंग करने का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग डायरेक्शन दे सकें, फोकस कर सकें गोल्स को। अभी गोल तो हम लोगों ने सेट कर दिया है, गोल यानी कि एंड रिजल्ट जो होता है, जैसे एक कोई कोर पॉइंट हो गया, उस कोर पॉइंट पे जाने के लिए उसके पास हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो स्कूल में जाने का क्या मकसद है? वहाँ पर पढ़ाई करना। तो स्कूल तक जाने के लिए आपके पास डायरेक्शन, आपके पास रोड भी होगा, किस रोड से किस डायरेक्शन से आपको जाना है, तो उसको प्लान करना पड़ेगा ना कि हमको लेफ़्ट जाना है फिर राइट जाना है। तो इसी तरीके से गोल को भी अचीव करने के लिए, गोल तक पहुंचने के लिए हमको डायरेक्शन प्लान करना पड़ता है कि किस डायरेक्शन से हम उस गोल तक के पहुंचेंगे। फोकस करेंगे रोड पे, रोड मैप बनाएंगे इससे रिलेटेड और बजट बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव हैं। और प्लानिंग करने से क्या होता है? अनसर्टेनिटी और रिस्क कम हो जाता है। तो अगर हम लोग कोई ऐसा गोल अचीव बना लेते हैं जिसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो अगर फिर भी हम उस गोल को पाने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा? अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। गोल अचीव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। तो इससे क्या होता है? रिस्क का जो चांस है वो बढ़ जाता है, अनसर्टेनिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग किए हैं, प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सेट कर रखा हुआ है, तो हमारा जो अनसर्टेनिटी है और रिस्क है वो रिड्यूस हो जाता है। टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, तो प्लानिंग करने से एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस भी इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि कम टास्क को कंप्लीट कर हम लोग ईज़िली कंप्लीट कर पाते हैं। इफ़ेक्टिवनेस में, एफिशिएंसी में, कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर में हम लोग टास्क को अचीव कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है? इम्प्रूव होता है एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस। टू इस्टेब्लिश अ बेसिस फॉर कंट्रोल, देखो प्लानिंग करेंगे तभी तो हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, तो कंट्रोल के बाद फिर से हमको प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लानिंग हमको एक बेस प्रोवाइड करता है कंट्रोल करने के लिए। जैसा भी हमको कंट्रोल करना है तो हमको एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना है, तो हमको पहले उस प्लानिंग में जो गोल हम लोगों ने सेट कर रखा था उस गोल को देखना पड़ेगा। तो प्लानिंग को बेस बनाना है, किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए। ठीक,
अभी हम लोग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करेंगे, डिफाइन करेंगे कि हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव और गोल में डिफरेंस होता है। गोल हमारा एंड रिजल्ट होता है और ऑब्जेक्टिव हमारी वो एक्टिविटीज़ होती हैं, रिसोर्सेज होते हैं जिनकी मदद से हम उस गोल को अचीव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आर द पाथ। ऑब्जेक्टिव एक पाथ है, एक रास्ता है, वहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वही ऑब्जेक्टिव है हमारे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लो, तभी तो हम लोग प्लान कर लेंगे। फिर हम लोग एनालाइज करते हैं एनवायरनमेंट को। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया है, तो अभी हम लोग एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे। किस एनवायरनमेंट में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या फिर वो हमारे लिए परफॉर्मेंस करने लायक होगा कि नहीं, वो एक्चुअल है या फिर परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़ मतलब अनअचीवेबल टास्क है उसके लिए। तो वहाँ पर हमको एनवायरनमेंट एनालाइज करना पड़ता है, यानी कि डिसाइडिंग द प्रेमाइसेस यानी कि एनवायरनमेंट हमको एनालाइज करना है। फिर बात करेंगे डेवलप अल्टरनेटिव्स डेवलप करने पड़ते हैं। अभी हम लोगों ने एनवायरनमेंट एनालाइज कर लिया है तो अल्टरनेटिव डेवलप करेंगे। जैसे हमको कार परचेज़ करनी है, तो कार परचेज़ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन सी कार बेस्ट है। तो उसके लिए हमारे पास 2 से 3 कार होनी चाहिए जिसमें हम लोग सेलेक्ट कर सकें। तो जैसे मारुति कार हो गई, और फिर बोलेरो कार हो गई, महिंद्रा की कार हो गई, और फिर थार हो गई। तो ये सारी कार्स हो गई। तो इन कार्स को सेलेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पर अल्टरनेटिव बनाने भी तो पड़ेंगे, तभी तो जा कर के हम लोग प्लान कर पाएंगे। तो डेवलप करना है अल्टरनेटिव कि कौन सी कार हमको परचेज़ करनी है। फिर आता है इवैल्यूएट करना है अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि कौन सी कार बेस्ट है, कौन सी कार बेस्ट नहीं है, उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ये जो कार अच्छी नहीं है उसको किनारे कर देंगे, जो कार बेस्ट है उसको एक किनारे कर देंगे। तो जो कार बेस्ट है उसको इवैल्यूएट करके उस कार को हम लोग डिसाइड करेंगे। फिर आ गया सेलेक्ट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव। अभी हम लोगों ने क्लासिफाई कर दिया ना, कार्स का अल्टरनेटिव का क्लासिफिकेशन कर दिया इवैल्यूएट करके। तो अभी बेस्ट अल्टरनेटिव को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जो बेस्ट अल्टरनेटिव है उसमें से हम कौन सी कार, ऐसे कौन सा अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें जिसको हम लोग यूज़ कर सके प्लानिंग में। देन सेलेक्ट कर लिया। अभी हम लोग को प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट यानी कि उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस में लेकर के आना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए। इम्प्लीमेंट करने का मतलब हो गया है कि नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे प्लानिंग के बाद। फिर अभी प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हो रहा है, अभी मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। मॉनिटर करेंगे फिर कंट्रोल कर लेंगे। तो ये प्रोसेस हो गए प्लानिंग के। तो प्लानिंग के प्रोसेस को कैसे याद करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना है, इवैल्यूएट, और फिर एनवायरनमेंट को एनालाइज करना है, फिर अल्टरनेटिव डिफाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव, फिर लास्ट इम्प्लीमेंट कर दो, मॉनिटर कर दो, फिर कंट्रोल कर दो। यही हो गया प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, अभी टाइप ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे। टाइप ऑफ प्लानिंग क्या क्या होती हैं, देखो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो गई, टैक्टिकल प्लानिंग हो गया, और ऑपरेशनल प्लानिंग हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, और फिर ऑर्गेनाइजेशन वाइड प्लानिंग हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं गोल को अचीव करने के लिए। एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में। ओके, फिर आता है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग के अंदर होता है शॉर्ट टर्म डिपार्टमेंट प्लानिंग हो गया, टीम प्लानिंग हो गया, यानी कि जो डिपार्टमेंट हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट हो गए उनके क्या क्या वर्क होंगे उनको डिसाइड करना, उनके टीम प्लानिंग करना, टीम लीडर को डिसाइड करना, और फिर ये टैक्टिकल प्लानिंग हो गया। फिर ऑपरेशनल प्लानिंग क्या हो गया, ऑपरेशनल प्लानिंग में हम लोग डे टू डे प्लानिंग करते हैं कोई भी स्पेसिफिक टास्क को लेकर के। जैसे फैक्ट्री में डेली कुछ ना कुछ
प्लानिंग करनी पड़ती हैं। एक फिक्स रूटीन है, उसको हमको फॉलो करना है, डेली कुछ ना कुछ डिसीज़न लेने हैं, तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग से रिलेटेड हो गया। फिर बात करते हैं प्लान्स कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लान हो गए, टेक्टिकल प्लान हो गए, ऑपरेशनल प्लान्स हो गया। स्ट्रेटेजिक प्लान्स में हम लोग लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं, ओवरऑल डायरेक्शंस को सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि लॉन्ग टर्म प्लान भी तो अचीव हो जाए। फिर टेक्टिकल प्लान बनाते हैं। टेक्टिकल प्लान में होता है बहुत मोर स्पेसिफिक प्लान होता है एक स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि कैसे हमको स्ट्रेटेजिक गोल अचीव करना है उस पर फोकस हमको करना पड़ेगा टेक्टिकल प्लानिंग में। जैसे प्लान बना लेते हैं, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोई भी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उसको मार्केट में लाने के लिए हमको टेक्टिकल प्लान करना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको मार्केट में लेकर के आएंगे उस टेक्नोलॉजी को। फिर ऑपरेशनल प्लान हो गया। ऑपरेशनल प्लान में हम लोग क्या करते हैं, वेरी स्पेसिफिक प्लान होता है डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोग MBO की बात करेंगे। MBO का मतलब होता है कि मैनेजर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना, कि अभी हम ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, तो जिस पर्सन को हम लोगों ने रिक्रूट करके सेलेक्ट कर लिया है, तो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी तो बनाना पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्टिव को भी बनाना पड़ेगा, तभी तो जा कर के वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेगा। या नहीं तो फिर वो आकर के वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में आकर के बैठा हुआ है और कोई काम नहीं कर रहा है और सैलरी लेकर के चला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव को हमको डिफ़ाइन करना है। तो MBO का मतलब क्या है, MBO एक प्रोसेस है जहाँ पर मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ जॉइंटली सेट करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को। क्यों? क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस को हमको इवेलुएट भी तो करना होगा ना, ठीक, तभी तो हम उनकी सैलरी डिफाइन कर पाएंगे एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर की। अभी जॉइंटली ऑब्जेक्टिव सेट हो चुका है, क्या काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहा है कोई ना कोई सैलरी पाने के लिए, अभी काम करेगा तभी तो सैलरी मिलेगा। तो मैनेजमेंट भाई ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब है कि जॉइंटली भाई अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लो परफॉर्मेंस को मेज़र करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। डिसीजन मेकिंग का सिंपल सा मतलब है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ठीक, टाइप ऑफ डिसीजन किन प्रकार के होते हैं, प्रोग्राम डिसीजन होता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन होता है। जो प्रोग्राम डिसीजन होता है वो स्ट्रक्चर वे में रहता है, और नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है वो अनस्ट्रक्चर वे में रहता है। प्रोग्राम डिसीजन हम लोग रूटीन वे में करते हैं, जैसे कुछ भी बार बार हमको डिसीजन लेना है कंपनी के अंदर, तो वहाँ पर हम लोग प्रोग्राम ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड डिसीजन हम लोग फिक्स कर लेते हैं कि हाँ भाई डेली हमको ये डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता प्रोग्राम डिसीजन में, और इसको हम लोग इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर्स के थ्रू कंट्रोल कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन नॉन प्रोग्राम डिसीजन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डिसीजन रहता है, जैसे अचानक से कोई ऐसा गवर्नमेंट का डिसीजन आ गया या फिर ऐसे सरकमस्टेंशियल सिचुएशंस आ गई जिससे हमको तुरंत डिसीजन लेना पड़ा। ये प्रोग्राम में नहीं है, ये अनस्ट्रक्चर में है, तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि इससे कंपनी गिर भी सकती है या फिर इसका ग्रोथ भी हो सकता है कंपनी का। तो सबसे इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स डिसीजन अनप्रोग्राम डिसीजन होता है। ओके, अभी डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को। ठीक, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। अभी कोई भी प्रॉब्लम अराइज कैसे होती है, कोई टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, जैसे कोई शीशा हो गया या फिर कोई ट्रेन हो गई या फिर ट्रैवलिंग में कोई कार हो गई, प्रॉब्लम अराइज हुई थी तभी तो कार बनी है ना भाई। पहले स्पीड की प्रॉब्लम होती थी, स्पीड यानी कि पहले गाड़ी नहीं चलती थी, पहले वहाँ पर जो गाय हो गए, बैल हो गए, इन सब से ट्रैवलिंग किया जाता था, व्हीकल्स उस वक्त यही सारी चीज़ें थी। बट वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, वहाँ पर समय बहुत ज़्यादा लगता था और टाइम लगता था। फिर ये प्रॉब्लम आई ना, प्रॉब्लम आई तभी तो कार बनी हुई है।
तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर जो प्रॉब्लम हुई है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को हम लोग गैदर करेंगे, ठीक। यानी कि उससे रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। सपोज़ हम किसी विलेज में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं नल की प्रॉब्लम आ गई है, या फिर वहाँ पर रहने के लिए दिक्कत होने लगती है, तो वहाँ पर उससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, शहर में जाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं विलेज में, ठीक, ताकि प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकें ना वहाँ पर विलेज में। तो इंफॉर्मेशन गैदर हो गया। तो डेवलप थर्ड है कि अल्टरनेटिव को हमको डेवलप करना हो गया, ठीक। अल्टरनेटिव डेवलप करते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, ताकि प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकें। फिर इवैल्यूएट करना पड़ेगा अल्टरनेटिव का। फिर सेलेक्ट करना है बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इम्प्लीमेंट करना है डिसीजन को। एंड लास्ट इवैल्यूएट करना है डिसीजन को कि ये डिसीजन हमारे लिए बेस्ट है कि नहीं, ठीक। तो ये सिंपल प्लानिंग से रिलेटेड इसके प्रोसेस हैं। यहाँ पर भी हमको आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम को गैदर करना है, इंफॉर्मेशन को डेवलप करना है अल्टरनेटिव को, फिर इवैल्यूएट करना है अल्टरनेटिव को, फिर सेलेक्ट कर लेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव, फिर डिसीजन को भाई इम्प्लीमेंट कर लो, फिर डिसीजन को इवैल्यूएट कर लो। ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है। फिर डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स कौन कौन से होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हो गए और दूसरा है क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गया। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं। तो स्टैटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, डेटा फॉर्म करते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन करते हैं, टेबल का फॉर्म करते हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमको डिसीजन ले सकें। कंपैरिजन के लिए हम लोग टेबल बनाते हैं। क्लासिफिकेशन वहाँ पर यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिकल में, रिग्रेशन एनालिसिस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए। तो ये सारे टेक्निक्स यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गया। क्वालिटेटिव टेक्निक्स का मतलब हो गया, यहाँ पर ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, डेल्फी टेक्निक यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। जैसे कि 15 मिनट आपको दे दिया गया है और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसका सल्यूशन निकालना है। तो 15 मिनट के अंदर आप अपने ब्रेन को स्टॉर्म कर रहे हैं ना, ताकि कोई प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उससे रिलेटेड सल्यूशन बना लेंगे। तो एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है डिसीजन मेकिंग लेने के लिए। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं प्लानिंग के और डिसीजन मेकिंग के। प्लानिंग में जैसे एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि हमको एक न्यू मार्केट अपने न्यू मार्केट में एक्सपैंड करना कंपनी को। दिस रिक्वायर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टू डिटरमाइन द बेस्ट वे टू इंटर द मार्केट। एक न्यू मार्केट में इंटर करने के लिए हमको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना पड़ेगा, यानी कि प्रोएक्टिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे, प्री डिटरमाइंड डिसीजन लेने पड़ेंगे गोल्स को अचीव करने के लिए। टेक्टिकल प्लानिंग करना पड़ेगा मार्केटिंग को डेवलप करने के लिए। सेल्स प्लान करेंगे हम लोग। फिर ऑपरेशनल प्लानिंग करेंगे प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक। ये प्लानिंग के एग्जांपल्स हो गए। डिसीजन मेकिंग में क्या हो गया, ए मैनेजर हैज़ टू डिसाइड वेदर टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय। तो मैनेजर को डिसाइड करना होता है कि अगर मैनेजर के पास काम ज़्यादा है तो वहाँ पर न्यू एम्प्लॉय को वो हायर करते हैं। दस रिक्वायर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पर हमको इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरव्यूइंग कैंडिडेट कितने हैं और उनके क्वालिफ़िकेशन को इवैल्यूएट करना पड़ता है। फिर लास्ट हो गया रिमेंबर पॉइंट। क्या क्या हमको रिमेंबर करना है ऑल ओवर यूनिट फर्स्ट में। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है दैट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। मैनेजमेंट एक डायनेमिक प्रोसेस है, यानी कि चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट और मार्केट चेंजेस। जैसे मार्केट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि चेंज से ही हम लोग कुछ नए डिसीजंस ले सकते हैं, मैनेजमेंट वर्क कर सकता है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो मार्केट से आउट हो जाएंगे, ठीक। और सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना, ठीक। फिर इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो गया। इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर हमको इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट करना है तो वहाँ पर
हाँ, हमारी जो स्किल्स हैं, नॉलेज है और एक्सपीरियंस है, उनको कंबाइन करके ही हम लोग इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। द बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। थैंक यू।